हेलो एंड वेलकम। हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज मैं करवाने जा रहा हूं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन का पार्ट 2। क्या है इसमें समझिए। हमने पहले 2 पॉइंट्स कल हमने डिस्कस किए थे जो हम बेरट के सेक्शन 23 से निकाल कर लाए थे। पहला कि कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट जनरली तो लॉफुल ही माने जाते हैं, बट इट इज अनलॉफुल इफ प्रूव्ड टू बी अंडर एनी ऑफ दीज हेड्स। फर्स्ट हेड क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड हेड क्या है? डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। थर्ड क्या है? एग्रीमेंट टू कमिट अ फ्रॉड। आज हम यहां से शुरू करेंगे थर्ड पॉइंट से। ये देखिए, फ्रॉडुलेंट पर्पस अगर किसी एग्रीमेंट का है, एन एग्रीमेंट मेड फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस इज ऑलवेज इलीगल। केस है मनी राम वर्सेस पुरुषोत्तम लाल 1930। ओके, एक आदमी था ए जो जानता था कि रेलवे कंपनी कभी भी उसको कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट नहीं करेगी, यानी उसका टेंडर कभी अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि उस आदमी को रेलवे कंपनी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ओके, देयरफॉर इसलिए उसने अपने दोस्त या अपने किसी भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बी के साथ कि बी अपने नाम पर टेंडर अप्लाई करेगा और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, मगर उसके बाद जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट हो गया तो वो ए होगा जो रियलिटी में रेलवे कंपनी को सर्व करेगा, फीड करेगा और रियल कॉन्ट्रैक्टर वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेलवे कंपनी को उल्लू बनाया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टू कमिट अ फ्रॉड अपॉन द रेलवे कंपनी। इस कारण से एग्रीमेंट क्या हो गया? ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया। क्लियर? और आगे चलते हैं। इज एन एग्रीमेंट टू अवॉइड कंपटीशन। अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए किया गया एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? ओके, केस आया जयराम वर्सेस कानाराम। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने टेंडर्स इनवाइट किए टिम्बर के लिए। ठीक है जी। और बी इज बी इन कंसिडरेशन फॉर ए नॉट कम्पीटिंग, कि ए बोली नहीं लगाएगा, कंपटीशन नहीं करेगा बी के साथ अपना टेंडर अप्रूव कराने के लिए। तो बी ने वादा किया 15,000 रुपए देने का अगर तुम बोली में नहीं आओगे तो, या बोली में आके बोलोगे नहीं तो ए ने अपना सबमिट किया टेंडर एक हाई रेट पर और वो टेंडर एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, बी गॉट द पेमेंट ऑफ चेक स्टॉप्ड थ्रू हिज बैंक। जो 15,000 रुपए का उसने चेक साइन करके दे रखा था ए को, वो चेक जो है उस चेक की स्टॉप पेमेंट करवा दी गई। ठीक है, ए ने पैसों के लिए केस किया कि वो 15,000 मुझे दिए जाएं। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ऑब्जेक्ट वाज नॉट टू डिफ्रॉड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ फ्रॉड करने कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड है। एक एग्रीमेंट नॉट टू आउटबिड, एन एग्रीमेंट नॉट टू आउटबिड ईच अदर, बिडिंग में एक दूसरे कॉम्पिटिशन ना करने ना देने का कॉन्ट्रैक्ट इन एन ऑक्शन सेल इज वैलिड एंड बाइंडिंग। ठीक है जी, ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। तुम मेरे खिलाफ बोली में मुझे कॉम्पिटिशन नहीं दोगे, मेरे पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। हमारे सेक्शन 23 की इलस्ट्रेशन जी और ई इसमें उल्लेखनीय है। जी और ई हम दोबारा देखते हैं, हालांकि हम कल सभी इलस्ट्रेशन देख चुके हैं। A being agent for a landed proprietor agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land. अब एजेंट कह रहा है मैं प्रिंसिपल के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस यूज करके, ठीक है, उसको मनाऊंगा कि वो ये प्रॉपर्टी जो है आपको दे दे, किस पर? लीज पर दे दे। समझ में? अब एजेंट अगर प्रिंसिपल से कुछ कंसील करता है तो इसे हम कहेंगे फ्रॉड बाय कंसीलमेंट। अब ई देखिए, देख लो, ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स acquired among them of gains acquired to be
acquired or to be acquired by them by fraud. फ्रॉड के द्वारा जो फायदा होगा उसको बांट लेंगे, तो ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब इंजूरियस टू पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट, एक एग्रीमेंट का कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट इंजरी कॉज कर रहा है किसी को इन पर्सन और इन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट भी अनलॉफुल है, इस कारण से वॉइड है। केस है इसके अंदर राम स्वरूप वर्सेस बंसीलाल। क्या हुआ इस केस में? देखिए, ये देखिए, अगर कोई मैनुअल लेबर का एग्रीमेंट कर लेता है, ऐसा एग्रीमेंट विच अमाउंट्स टू स्लेवरी, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम और सिविल रॉन्ग इज अनलॉफुल, ठीक है। देन टू कवर अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सिन सिचुएशन, a general or residential clause has been added to cover all those, ठीक है। immoral और अब ये आखिरी वाला जो क्लॉज है ये क्या है? an agreement which is immoral or an agreement which is opposed to public policy, ठीक है। ये किससे डाला गया कि अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन पैदा हो गई तो इस क्लॉज का फायदा लेकर हम क्या करेंगे? उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे उस एग्रीमेंट को। इमोरलिटी की बात करो, पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो इसका सेक्शन 23 है, सेक्शन 23, ठीक है, वो जिस इमोरलिटी की बात कर रहा है कि एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग इमोरल इज वॉइड, ठीक है, तो यहाँ पर इमोरलिटी का जो मतलब है वो बहुत वाइडर ना होकर नैरो है, ठीक है। व्हाट इज इमोरल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो immorality depends on the norms accepted by the society at a particular point of time. Place to place morality वर्ड की डेफिनेशन बदलती है, टाइम टू टाइम morality वर्ड की डेफिनेशन बदलती है, ठीक है। जो भारत में इमोरल है, हो सकता है थाईलैंड में उसको मॉरली सही समझा जाए, ठीक है। इसके लिए हमें समझने के लिए इलस्ट्रेशन जे और के को एक बार देख लेना चाहिए। हमारे सामने आ गई है जे और के, अब हम इसको देखेंगे कि जे में क्या है और के में क्या है। ये देखिए जे क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा नीचे रह गया, अच्छा जे। ए हु इज मुख्तार, ठीक है, यानी गार्डियन है ए, बी का गार्डियन है, और वो कहता है, मान लो बी को लड़की है, कि उसके ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके, ठीक है, वो क्या करेगा? उसको तैयार करेगा शादी के लिए, ठीक है। बी को तैयार करेगा कि उसी से शादी कर ले, और सी ने प्रॉमिस किया उसको पैसे पे करने का कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज ये इमोरल एग्रीमेंट है, ओके। और अगला जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाना था वो है के। जे हो गया तो के करेंगे। जी देखिए, ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर, जब एक आदमी कुछ पैसे लेकर अपनी बेटी को कॉन्कुबिनेज में डाल रहा है, यानी वो घर की नौकरानी जो सेक्सुअल सर्विसेज भी दे रही है मालिक को, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ये इमोरल है, ठीक है। दो, ये देखिए, because it is immoral though the letting may not be punishable under IPC, चाहे आईपीसी में पनिशेबल नहीं है, एक आदमी अपनी बेटी को कॉन्कुबिनेज के लिए भेज रहा है, एग्री कर रहा है, ठीक है, मगर ये इमोरल जरूर है। अब यहाँ पर भी सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड मैरिटल वेडलॉक की बात हो रही है, और जे में भी सेक्सुअल रिलेशंस की बात हो रही है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इमोरलिटी वर्ड का नैरो मीनिंग है। यहाँ पर सिर्फ सेक्स आउटसाइड मैरिज,
सेक्स आउटसाइड मैरिज को ही हम इमोरल मानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसमें कई क्लासेस बन जाती है। सबसे पहली क्लास बनती है क्या? फर्स्ट पॉइंट इज ए पॉइंट डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूट्स। अगर आप एक प्रोस्टिट्यूट को पैसे उधार देते हो, आपको पता है एक लेडी है जो प्रोस्टिट्यूट है, उसको रहने के लिए अगर आपने एक कमरा किराए पे दे दिया, आप लीगली क्या उससे रेंट रिकवर कर सकते हो? हाँ। पर अगर इसके लिए दिया कि वो उसी रूम में वैश्यावृत्ति का काम करेगी, तो आप उसका रेंट उससे रिसीव नहीं कर सकते। ए हाउस वॉज लेट आउट फॉर रनिंग ब्रॉथल। वैश्याघर चलाने के लिए एक मकान किराए पर दिया गया। रिकवरी ऑफ रेंट वॉज नॉट अलाउड। क्यों? गलत काम के लिए दिया हुआ था वो मकान। देन अगर किसी को प्रोस्टिट्यूट को आप लोन देते हैं, एडवांसिंग लोन टू अ प्रोस्टिट्यूट, ताकि वो अपना प्रोफेशन आगे चला सके, हीरे जेवरात की ज्यादा खरीद सके, कपड़े ऐसे पहन सके जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, तो ये लोन का पैसा रिकवर नहीं हो सकता। आपने गलत काम करने के लिए लोन दिया था। अगला आता है इलीगल कोहैबिटेशन। ये डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूट से अलग है। The object or consideration for an agreement is future illicit cohabitation, then the agreement is unlawful। ठीक है। जैसे एक आदमी था जिसका नाम था गोपाल लाल। गोपाल लाल अपने बीवी बच्चों से उसका मन अलग हो गया था, अपनी वाइफ से खास करके, और वो एक नारायणी नाम की एक लेडी से प्यार करने लगा। एंड नारायणी बिकेम हर मिस्ट्रेस। शी वॉज ऑलरेडी मैरिड एट दैट टाइम। ये केस है नारायणी वर्सेस प्यारे मोहन, 1982 राजस्थान। ठीक है। देन बिफोर हिज डेथ ही गिफ्टेड हिज हाउस टू नारायणी थ्रू अ गिफ्टेड। कोई लीज पे नहीं दिया, कोई बेचा नहीं है, तो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी उसने अपनी मिस्ट्रेस को दी है गिफ्ट के द्वारा। अब एक ही मौत हो गई, बूढ़ा था मर गया, और उसके बाद एक ही रिश्तेदारों का दिमाग घूमने लगा प्रॉपर्टी की तरफ। क्लियर? एक का भांजा जो था, एक ही बहन का बेटा प्यारे मोहन, वो आकर उसी घर में रहने लग गया जहां पर अब रह रही थी नारायणी। ठीक है। और बाद में उससे घर खाली करने से मना कर दिया। ठीक है। तो प्यारे बात कोर्ट तक पहुंची। प्यारे मोहन कहता है कि ये गिफ्ट वॉइड है क्योंकि ऑब्जेक्ट was to pay for her past cohabitation which was immoral। इस पर कोर्ट क्या कहती है? पहली बात, यहां पर बात हो रही है गिफ्ट की। गिफ्ट बीइंग ट्रांसफर मेड विदाउट कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन नहीं होती गिफ्ट में। गिफ्ट कोई भी किसी को भी फ्री में दे सकता है। फिर है पास्ट कोहैबिटेशन। इस केस में cohabitation means past sexual relations between Gopal and Narayani। That thing was merely a motive and not a consideration or object। तो वो मोटिव जरूर हो सकता है पर वो कंसिडरेशन नहीं है। फिर मोटिव was to compensate her for past cohabitation। गोपाल का जो इसका प्रॉपर्टी का असली मालिक था पहले, जिसका नाम था क्या? गोपाल लाल, 10-11 साल नारायणी के साथ रहा था। ठीक। गोपाल लाल, राजस्थान हाईकोर्ट का केस है ये। गोपाल लाल कॉम्पनसेट करना चाहता था नारायणी को फॉर पास्ट कोहैबिटेशन। ठीक है। और ना सिर्फ इसके लिए उसने 10 लाख दिए, बल्कि फ्यूचर में भी फॉर फर्दर सर्विसेज आल्सो ही पेड हर। राजस्थान हाईकोर्ट कहती है टू बी वैलिड। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट हेल्ड इट टू बी वैलिड, ये वैलिड है। पर बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा हैव वैलिड इट टू बी इनवैलिड। हैव हेल्ड यानी इसने डिक्लेयर कर दिया कि ये एग्रीमेंट इनवैलिड है। तीसरा, अभी हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूट और डील, और अगला आ गया इलिसिट कोहैबिटेशन। होता है इंटरफेरेंस इन मैरिटल रिलेशंस। बाई बिजली वर्सेस नानसन आ गया, जहां पर एक मैरिड वुमन, ठीक है, वो इसलिए पैसे दिए गए ताकि वो अपने पति से डाइवोर्स ले ले। ठीक है। और जिसने पैसे उधार दिए थे वो प्रॉमिस करता है फिर मैं आपसे शादी कर लूंगा, मेरी हर सब्सिक्वेंटली
It was held that the money could not be recovered. ए का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, ए डिवोर्स लेना चाहती है अपने हस्बैंड बी से, और सी एक आदमी को कह रहा है आई विल पे यू इफ यू टेक डिवोर्स, ठीक है जी, एंड देन आई विल मैरी यू आल्सो। तो ये हो गया लेंडर, ठीक है जी। बाद में द लेंडर प्रॉमिसिंग टू मैरी हर सब्सिक्वेंटली, ठीक है जी। अब ये पूरा केस देखो, a married woman was given money to enable her to obtain divorce from her husband, ठीक है। इस कारण से लोन दिया सी ने ए को ताकि वो बी को छोड़कर उसे डिवोर्स ले सके। किसी का घर तोड़ने के लिए पैसा खर्च कर रहा है सी। लैंडर प्रॉमिसिंग टू मैरी हर, और लैंडर ये भी कहता है कि बाद में मैं तुमसे शादी कर लूंगा जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा बी से। इट वॉज हेल्ड दैट द मनी कुड नॉट, क्या वो पैसा रिकवर हो सकता है? नहीं, क्योंकि गलत काम करने के लिए पैसा उधार दिया गया। देन हेल्प गिवन टू डांसिंग गर्ल इज नॉट इमोरलिटी, नाचने वाली लड़की को पैसा उधार देना इमोरल नहीं है। इमोरलिटी टू बी लिमिटेड टू सेक्स आउटसाइड मैरिज, घेरू लाल वर्सेस एम मैया के केस में जैसे सुब्बा राव ने कहा था कि इमोरल का मतलब सिर्फ क्या निकाला जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लिमिटेड टू सेक्स आउटसाइड मैरिज, आउटसाइड मैरिटल वेडलॉक अगर आप सेक्स करते हैं। क्लियर? अब आज का लास्ट पॉइंट हम पकड़ने जा रहे हैं और वो है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये देख लेने दीजिए ये कितना पड़ा है, 6 7 8 9। पहले मुझे यहां तक बताओ, एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी, कोई पूछना चाहता है? सर एक बार वो जो डांसिंग गर्ल के ऊपर वाला केस था वो बता दो। डांसिंग गर्ल से ऊपर बाई बिजली वजह नाम से ना कर, यही कह रहे हो? ये आ गया, मैंने दो के साथ नारायण वाला, नारायण वाला नहीं, नारायणी सुनो, ध्यान से सुनो। एक आदमी था जिसका नाम था गोपाल लाल, ओके। ये सेठ था, अमीर था, इसके पास काफी प्रॉपर्टी थी, मगर इसकी बीवी से लड़ाई रहती थी। ही फॉल इन लव विद नारायणी। नारायणी एक मैरिड वुमन थी, लेकिन इसकी भी अपने पति से बनती नहीं थी, एंड शी वॉज अ यंग गर्ल, ठीक है, ये ओल्ड लेडी नहीं थी, ठीक है। तो नारायणी जो थी वो यंग लेडी थी, ओके, शी वॉज यंग, वेयर एज गोपाल लाल वॉज ओल्ड मैन। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। नारायणी का जो हस्बैंड था वो शराब पी के पड़ा रहता था और उसको नारायणी से कोई लेना देना नहीं था। बाद दोनों 10-12 साल साथ में रहे, एक घर में सेक्सुअल कोहैबिटेशन भी हुई। जब मौत नजदीक आई तो गोपाल लाल ने अपना वो वाला घर किसके नाम कर दिया? गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया नारायणी को। अब गोपाल लाल की तो हो गई डेथ और ये मर गया, मगर अब गोपाल लाल के जो रिलेटिव्स हैं वो उस घर की तरफ देखना शुरू हो गए। तो गोपाल लाल का जो भांजा था, यानी सिस्टर सन, उसने क्या किया, नारायणी को कहा क्या मैं अपने कुछ आर्टिकल्स थोड़े दिनों के लिए इस घर में रख लूं, क्योंकि है तो ये मेरे मामे का घर। नारायणी ने बोल दिया यस रख सकते हो। बाद में वो खुद भी आके वहां पर रेस्ट करना शुरू हो गया और उसके बाद तो अपना सारा ही सामान उठाकर ले आया और वहां पर रिजाइड करना शुरू हो गया। फिर नारायणी को दिक्कत हुई तो नारायणी ने कहा कि आप इसको वैकेट कर दीजिए। आपने कहा था थोड़े दिन, तो अब जाओ यहां से। इसने कहा नो आई विल नॉट गो, मेरे मामे का घर है, मैं रहूंगा, मेरा राइट बनता है अपने मामे के घर में रहने का, तुम्हारा राइट नहीं बनता। तुम्हारे तो इलिसिट रिलेशंस थे, गलत रिलेशन थे मेरे मामे से, ठीक है। वो कहती है तुम्हारे मामा ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। वो कहता है जो पर्पस है वो तुम्हारी इलीगल तरीके से जो कोहैबिटेशन हुई है, जो सेक्सुअल रिलेशंस तुम्हारे बीच में था, उसके लिए पे किया है मेरे मामा ने। जब यही चीज इलीगल है तो इसका मतलब पेमेंट भी इलीगल है,
यानी कि एग्रीमेंट भी क्या हो गया, एग्रीमेंट भी क्या हो गया, वॉइड। इसलिए अब मेरा राइट बनता है तुम निकलो यहां से। नारायणी ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया घर खाली कराने के लिए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ना सिर्फ दोनों के बीच में सेक्स होता था, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज ऐसी थी जो दिया करती थी नारायणी सेठ गोपाल लाल को, और इसने हर चीज के लिए वो मकान उसके नाम किया है। इस कारण से ये घर नारायणी का है, ना कि प्यारे मोहन का। वो भांजा जो है उसका नाम है प्यारे मोहन। दूसरा, उसने कहा इधर देर इज नो कंसिडरेशन और इलीगल कंसिडरेशन। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा देर इज नो नीड ऑफ एनी कंसिडरेशन इन अ केस ऑफ गिफ्ट। जहां गिफ्ट आ गया वहां कंसिडरेशन तो जरूरत ही नहीं है, गिफ्ट तो हमेशा फ्री में ही होता है। समझ में आया? ये 3 बातें थी। गिफ्ट में नो कंसिडरेशन, पास्ट कोहैबिटेशन मोटिव है पर ऑब्जेक्ट was merely a motive and not a consideration, not an object. Our motive was to compensate her for past cohabitation as well as for further services provided by her. खाना बना के देती थी, सेवा करती थी, इसलिए ये गिफ्ट वैलिड है। घर नारायणी का है, घर नारायणी का है, ना कि प्यारे मोहन का। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। चले आगे, कल हम करेंगे बाकी का। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, लंबा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इसके बाद, और वो है ओके सर। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ये कल हम ये करेंगे, पॉइंट नंबर 6। ओके, क्लास में एंड करने जा रहा हूँ। अगला लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, ठीक है, एंड दैट लेक्चर विल बी एट 6:15, 6:15 पर अगला सेशन हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लास एंड। ओके, बाय बाय। ओके।